हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और जैसे आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे रेस्पिरेशन इन माइक्रोब्स और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर कैसे होती है, माइक्रोब्स के अंदर कैसे होती है। मैकेनिज्म सभी का सेम है कि मैकेनिज्म बोले तो मतलब रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है, वही सिंपली होता है ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, CO2 एंड वाटर। तो सारे जो बेसिक प्रिंसिपल वो वही रहेगा, ग्लूकोज को रिएक्ट करना ऑक्सीजन के साथ एनर्जी देने के लिए। बट बस थोड़ा सा वे अलग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, वो भी सभी के अंदर सेम है। बट थोड़ा सा अगर डिफरेंस है तो थोड़ा सा डिफरेंस है कि उनके ऑर्गन्स अलग हैं, ऑर्गन्स के अंदर से जो इनटेक का मेथड है वो अलग है। तो देखिए हम आगे देखते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन, हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इसके अंदर रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल भी हम लिख लेते हैं, जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम। तो अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, प्लेनेरिया हो सकता है, एटसेट्रा। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो कैसे होती है स्टूडेंट, यूनिसेलुलर के अंदर बाई सेल मेम्ब्रेन। तो इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, बाई सेल मेम्ब्रेन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक बताता हूँ आपको, जैसे अमीबा मैंने ले लिया, ये होता है अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल हो गया, ये साइटोप्लाज्म होता है, और ये होती है सेल मेम्ब्रेन। इट इज सेल मेम्ब्रेन, मैंने बताया डाइजेशन में। तो अब क्या होता है, जो बाहर से ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, और जो CO2 है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बॉडी से बाहर। तो बाई सेल मेम्ब्रेन जो प्रोसेस है, ये हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर में जाना गैसेस का, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो बाई सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 9th क्लासेस में पढ़ के आए, फिर भी मैं बता देता हूँ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। गैसेस का, किसी भी पार्टिकल्स का अपने आप सेल्फ मूवमेंट फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर, जहाँ पे अमाउंट ज्यादा, वहां से उस प्लेस के ऊपर जाना जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो मोशन है सेल्फ अपने आप पार्टिकल्स, उसको बोला जाता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस पूछे तो डिफ्यूजन, और पार्ट कौन सा है, रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये था अमीबा। ऐसे ही पैरामीशियम, ऐसे ही अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आगे। तो देखिए आगे क्या है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन हम पढ़ लेते हैं अर्थवॉर्म। आपके एग्जाम में ये भी आप पूछ लेते हैं इसको, अर्थवॉर्म, केंचुआ, है ना, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, जिसे किसान का दोस्त कहा जाता है, हमारा जो दोस्त है। तो अर्थवॉर्म, तो देखिए अर्थवॉर्म के अंदर कहते होते, तो अर्थवॉर्म के अंदर भी होती है बाई मोइस्ट स्किन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही, प्रोसेस डिफ्यूजन है लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन बदल गया, मोइस्ट स्किन। तो जैसे अर्थवॉर्म में बना लेता हूं, जैसे हमने ये ड्रा कर लिया अपना अर्थवॉर्म, ठीक है, ये अर्थवॉर्म है मान लिया हमने, और ये हंस रहा है अर्थवॉर्म, बड़ा अच्छा अच्छे मूड में है आपकी तरह। इसको भी छुट्टियां मिली हैं लॉकडाउन में, अपने घर आराम से रह रहा है, टाइम को यूटिलाइज कीजिए। देखिए अर्थवॉर्म है, जो इसकी स्किन है ये है मोइस्ट स्किन, थोड़ी सी भीगी नमी रहती है। तो इसके अंदर से O2 अंदर और CO2 बाहर। तो प्रोसेस वही है, O2 अंदर CO2 बाहर, किससे, मोइस्ट स्किन से। तो ये किसके अंदर हो गया, अर्थवॉर्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट भी पूछ लेता हमारे से। नेक्स्ट आपसे पूछेगा वो, तो ये नंबर 1 हमने पढ़ लिया, ये नंबर 2 हमने पढ़ लिया, नंबर 3 आपसे पूछ सकता है वो, पूछ सकता है ग्रास ऊपर। आपने सुना होगा राम का घोड़ा, है ना, राम की गाय, कुछ घोड़ा कहते थे, कुछ गाय कहते थे, ग्रास ऊपर कैसा कैसा होता है। तो देखिए मैं तो कोशिश करता हूँ
डायग्राम को ड्रा करने की कुछ है ना, कुछ इस तरह का होता है। विंग्स होते हैं, मैंने विंग्स बना दी, और ये कुछ लेग्स के पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये हमने उसकी आई बना दी, और वो बेचारा नाराज है ना, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, ग्रास होपर है, आपकी तरह नाराज है, खेलने को नहीं मिल रहा, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है इसको। तो देखिए इसकी बॉडी में क्या होता है, इसकी बॉडी के ऊपर ऐसे स्टूडेंट छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऐसे होल्स होते हैं। तो दीज होल्स आर कॉल्ड एज, क्या दो ही होते हैं, बिल्कुल नहीं, होल्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनको बोलते हैं स्पाइरकल्स। और फिर इनके आगे एक पाइप लगी होती है, इनके आगे लगी होती है स्टूडेंट पाइप्स, है ना, जो पूरी बॉडी के अंदर फिर एयर को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो इन पाइप्स को बोलते हैं ट्रेकिया, इन पाइप्स को बोलते हैं ट्रेकिया। तो ग्रास होपर के अंदर विद स्पाइकल्स एंड हेल्प ऑफ ट्रेकिया, तो देखिए जो ऑक्सीजन है यहाँ से अंदर, और जो CO2 है वो यहाँ से बाहर। अब कहोगे कि सर एक स्पाइरिकल से अंदर दूसरे से बाहर, नहीं, ये तो मैंने बताने के लिए बस समझाया आपको कि स्पाइरिकल से अंदर और CO2 स्पाइरिकल से बाहर, और ये आगे बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो वाया ट्रेकिया आगे जाके ब्लड के अंदर मिक्स होता है, फिर बाहर। तो इस तरह से। तो ग्रास होपर में हम कैसे लिखेंगे, एंड ग्रास होपर बाय द हेल्प ऑफ स्पाइरकल्स एंड ट्रेकिया, बाय द हेल्प ऑफ स्पाइरकल्स एंड ट्रेकिया। अब ये स्पाइरकल्स और ट्रेकिया क्या होता है, तो आपको स्पाइरकल्स का पता लग ही गया होगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको अच्छे से लिखना नोटबुक में। स्पाइरकल्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल पोर्स ऑन दी बॉडी ऑफ ग्रास होपर। ग्रास होपर की बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स को हम बोलते हैं स्पाइरकल। और ट्रेकिया क्या होता है, पाइप प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ग्रास होपर। तो ग्रास होपर की बॉडी में जो पाइप प्रेजेंट है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड एज ट्रेकिया। तो ट्रेकिया से और स्पाइरकल से ग्रास होपर के अंदर रेस्पिरेशन होगी, अर्थवर्म में मोस्किन से होगी, और जो अपने अमीबा और पैरामीशियम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन से होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स की तरफ, तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट बड़ा ही प्यारा सा है, जो बारिश के टाइम पे दिखता है ना। बोले सर बारिश के टाइम पे तो हम भी देखते हैं, घरों से बाहर अपने निक्कर में, है ना, अपने निक्कर में घरों से बाहर जाते हैं। तो और बारिश तो अब की बार हो ही रही है ना। अपना जो सीजन है वो पूरा का पूरा जो रेनी सीजन चल रहा है, जुलाई में स्टार्ट हुआ था और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कल भी बारिश हुई है, आज रात को भी बारिश हुई है। तो बारिश के अंदर हमारे को जो बड़ी प्यारी प्यारी आवाज देके बुलाता है, टर्टर की आवाज देके वो बुलाता है वो। तो देखिए हम किसकी बात करें, हम बात करें फ्रॉग की, तो फोर्थ ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं फ्रॉग। तो देखिए जो फ्रॉग है ये बड़ा ही प्यारा है। प्यारा मैं क्यों बोल रहा हूँ, फ्रॉग के अंदर कई ऑर्गेनिज्म, देखिए फ्रॉग की लाइफ साइकिल आपने पढ़ा होगा, पहले एग्स, फिर लार्वा और फिर अडल्ट, है ना। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो इस फ्रॉग के अंदर पहली जो कंडीशन आती है लार्वा, ये जब ऐसी ऐसी कंडीशन में होता है, ये ऐसे लार्वा होता है फ्रॉग का, पहले लार्वा आता है, फिर उससे अडल्ट बनता है, फिर उससे बनता है अडल्ट। अब चलो मैं फ्रॉग को भी ड्रा करता हूँ, है ना। ये हो गया अपना फ्रॉग। देखिए कितना अच्छा फ्रॉग मैंने बनाया है। ये हो गया अपना फ्रॉग। आपको सर ये तो चिड़िया बन गई, कोई नहीं, जो भी है बेटा फ्रॉग है ये बड़ा अच्छा अपना फ्रॉग है, ठीक है। ये मैंने बस वैसे ही बनाया है, कहीं आप ये सोचो कि ऐसा फ्रॉग होता है, तो मैंने बस समझा आपको फ्रॉग। ये लार्वा कंडीशन, ये अडल्ट है। तो जब ये लार्वा होता है तो लार्वा की कंडीशन के अंदर ये बाई गिल्स, देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे फिशेज में, जैसे इनके लार्वा के अंदर बहुत सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में लंग्स की बजाय एक स्पेशल ऑर्गन होता है सांस ब्रीदिंग करने के लिए, गैसेज को अंदर लेने के लिए, ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम गिल्स। तो इनके अंदर एक अलग ऑर्गन होता है, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, गिल्स। तो लार्वा के अंदर लेता है गिल्स के द्वारा, और अडल्ट जब ये हो जाता है तो ये बड़ा ही शातिर हो जाता है। बोल रहा है ये किससे, ये लेता है लंग्स से, अडल्ट की कंडीशन में लंग्स से, मतलब और किससे बोल रहा है, और ये लेता है स्किन
स्किन से भी सांस ले लेता है। और बोला और किसे ले लेता है, बोला और लेता है बक्कोफेरेंजियल, बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग, बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग। देखिए ये देखो, जो मेंढक को आपने देखा होगा उसका ये यहाँ से हिस्सा फूला हुआ होता है, तो वो ये हिस्सा ये है बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग। तो इस हिस्से से भी उस O2 और CO2, तो लंग से भी, स्किन से भी और बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग से भी। इंपॉर्टेंट है कंडीशन, लार्वा में है तो गिल से, अडल्ट में है तो लंग से, स्किन से, बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग से। तो ये था फ्रॉग के अंदर, तो हमने फ्रॉग के अंदर भी पढ़ लिया, आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो बोलेगा नहीं कि आप डायग्राम ड्रा करो, नहीं, आपसे बस वो बोलेगा फ्रॉग के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होती है, कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं फ्रॉग के अंदर, वो आपको बताएं। अब आता है अपना नेक्स्ट, पांचवें की बात कर लेते हैं हम, फिफ्थ है फिशेज। फिफ्थ है फिशेज, और फिशेज का आपने पढ़ा होगा, फिशेज कहते हैं बाई गिल्स, फिशेज करती हैं बाई गिल्स। अब देखिए करती कैसे हैं, तो हम फिशेज भी ड्रा कर लेते हैं। हमने ये एक फिश बना ली, ये हमने एक बना ली फिश, ठीक है। और ये होगी अपनी फिश की टेल, ये अपनी बड़ी अच्छी फिश हमने बना ली है। तो ये अपनी फिश है, ये उसका हमने मान लिया माउथ, ये हमने मान लिया उसका माउथ, और ये होगी उसकी आई, और गुटर वो हमारे को देख रही है वो, ठीक है। अब वो क्या करती है स्टूडेंट, देखिए वो ये उसके यहाँ पे हमने मान ली गिल्स, यहाँ पे हमने मान लिए गिल्स, ये फिशेज के गिल्स हैं, ये फिशेज के गिल्स हैं। तो अब क्या करेगी, जो फिशेज हैं वो वाटर को अंदर लेंगी। देखिए वाटर के अंदर रहते हैं फिशेज ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो क्यों मर जाती है, देखिए तो वाटर के वो अपने वो जो रेस्पिरेशन करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेती है, वाटर। देखिए मैं बना देता हूँ, ये है अपना समुद्र या नदी, ठीक है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, और इनके बीच में फंसे होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स, बीच में फंसे होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो एयर के मॉलिक्यूल वहां से ऑक्सीजन को यूज करती है, कौन यूज करती है, फिशेज। तो फिशेज ने वाटर के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को यूज किया है, तो अब उसके लिए वो क्या करती है, वाटर को अंदर लेती है। ये वाटर जाता है इस तरह से, अब ये वाटर गिल्स के ऊपर से जाएगा, ये वाटर ऐसे गिल्स के ऊपर से गुजरेगा, ये वाटर गिल्स के ऊपर से गुजरेगा, और जैसे ही गिल्स के ऊपर से गुजरेगा तो ये इससे ले लेंगी क्या, O2, इससे ले लेंगी O2, और क्या दे देंगी, इसको दे देंगी CO2, है ना। जिसकी इनको जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन को रख लिया, CO2 की जरूरत है, CO2 को दे दिया। तो अब इस वाटर के अंदर इन्होंने वाटर से ऑक्सीजन को तो ले लिया है और CO2 को दे दिया। अब ये वाटर ऐसे सर्कुलेट होता हुआ, दोबारा से ऐसे सर्कुलेट होता हुआ बॉडी से बाहर, दोबारा से सर्कुलेट होता हुआ बॉडी से बाहर। तो इस तरह से फिशेज रेस्पिरेशन करती हैं, किसके द्वारा करती हैं, गिल्स के द्वारा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि फिशेज कैसे रेस्पिरेशन करती हैं। हम लिख भी देते हैं इसको, लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, टू रेस्पायर फिशेज इनटेक water into the mouth, okay, then this water passes over the gills, then this water passes over the gills, and gills take O2 and exhaust CO2 from this water, then this water is exhausted outside the body। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अगर मेरी लैंग्वेज आपको टफ लगती है तो मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया है कि किस तरह से प्रोसेस होता है फिशेज के अंदर। तो गिल्स से करते हैं, कैसे करते हैं, पानी को अंदर लेंगे, वो गिल्स के ऊपर से गुजरेगा, गिल्स उस CO2 को निकाल लेंगे, CO2 को दे देंगे, रेस्पिरेशन होगी, फिर पानी को बाहर निकाल दिया। यही तो होता है फिशेज के अंदर। अब रहता है अपना लास्ट
जो हमारे अन्नदाता हैं, हम किसान की बात नहीं कर रहे हैं, किसान तो हम भी हैं, हमारी फैमिली से आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी किसान होंगे, कुछ के जॉब पे लगे होते हैं। तो अब जो ये हैं अपने अन्नदाता कौन है, कहाँ से अन्न मिलता है, बोला जी किसान से मिलता है। हमने तो अभी तक यही पढ़ा था, बट हम आज पढ़ लेते हैं बेटा, आज हम स्टूडेंट्स, आज हम बच्चे, प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ लेते हैं प्लांट्स के बारे में। तो हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कि एक्चुअल में प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो देखिए प्लांट्स के अंदर पहला जो ऑर्गन होता है, अगर बात करें लीव्स की, अगर बात करें लीव्स की, तो लीव्स के अंदर होता है बाय स्टोमेटा। लीव्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। बहुत बढ़िया। बोला दूसरा और कौन कर सकता है, स्टेम भी कर सकता है। बोला सर ये तो पहली बार सुन रहे, स्टेम किसके द्वारा, भाई लेंटिकल्स, भाई लेंटिकल्स। हम लेंटिकल्स भी नहीं पढ़ा। और दूसरा है रूट हेयर, रूट हेयर से भी कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट है रूट हेयर। तो देखिए अगर लीव्स की बात करें तो ये होती है लीव्स प्लांट की। लीव्स के ऊपर होते हैं छोटे छोटे पोर्स। अब सर आप तो बहुत बड़े बना रहे हो भाई, ये माइक्रोस्कोप के, मेरे पास है ना एक बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप मेरी आंखों में, तो उससे मेरे को दिख जाता है। मजा आता बेटा। तो माइक्रोस्कोप, तो देखो माइक्रोस्कोप से हमने स्टोमेटा देख लिया, तो ये था स्टोमेटा, है ना। तो लीव्स से भी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, O2 अंदर, CO2 बाहर, ये होगी रेस्पिरेशन। ठीक है, होगी ब्रीथिंग। अब बोला लेंटिकल्स, लेंटिकल्स क्या है, तो लेंटिकल्स को ही पहले पढ़ लेते हैं। स्मॉल पोर्स ऑन स्टेम, स्टेम के ऊपर। देखिए एक्चुअल में पोर्स नहीं होते हैं, मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूं। ये है किसी प्लांट का स्टेम, ठीक है, ये है उसकी रूट्स। तो अब इस स्टेम के ऊपर ये यहाँ पे कोर्क होता है, यहाँ पे होता कोर्क, है ना, कवर। अभी जो कोर्क है ये बहुत हार्ड होता है, ऐसे बहुत मोटी लेयर होती है, ये बहुत मोटी लेयर होती है। तो देखिए कहीं कहीं पे ये जो कोर्क है, कहीं कहीं पे कोर्क बहुत पतला हो जाता है, कहीं कहीं पे कोर्क बहुत पतला हो जाता है। तो जहाँ पे पतला हिस्सा है उसको बोलते हैं हम लेंटिकल्स। एक लेंटिकल है, ये है क्या, स्टेम। तो स्टेम के अंदर होते हैं लेंटिकल्स। अब इन लेंटिकल्स से क्या होगा, O2 अंदर और CO2 बाहर, होगी रेस्पिरेशन। तो इस तरह से लेंटिकल्स, लेंटिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स ऑन स्टेम। एक्चुअल में पोर्स नहीं होते, मैंने बताया आपको क्या होता है कि कहीं कहीं पे जो बारक वो पतला होता है उसकी वजह से। अब आता है रूट हेयर, ये समझ लेते हैं हम। रूट हेयर, रूट हेयर से कैसे, रूट हेयर बाई प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाई प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कैसे, कैसे, बाई रूट हेयर्स और बाय थ्रो रूट हेयर्स बाई प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बिकॉज रूट हेयर्स, बिकॉज रूट हेयर्स आर in a direct contact, root hairs are in a direct contact with air particles present in between the particles of soil। सोइल के जो पार्टिकल्स, देखिए मैं डायग्राम से बताता हूं आपको। स्टोमेटा का मैंने बता दिया आपको, लेंटिकल्स का बता दिया, तीसरा पार्ट भी हम कर लेते हैं। ये था, जैसे हमने ये प्लांट मान लिया, कोई भी हमने प्यारे बच्चों प्लांट मान लिया। अब ये होंगी इसकी रूट्स, ये होंगी इसकी रूट्स, ठीक है, ये हमने इसकी रूट्स मान ली। अब रूट्स के ऊपर बहुत ही बिल्कुल फिंगर लाइक, सॉरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। अब ये एक पे होते हैं, नहीं तीनों पे होते हैं, बट मैं समझाने के लिए एक पे बना रहा हूं। तो इन्हीं को कहते हैं हम रूट हेयर्स, इनको कहते हैं हम रूट हेयर्स। तो देखिए जो रूट हेयर्स हैं, यहाँ पे है सोइल के पार्टिकल्स, दीज आर सोइल पार्टिकल्स, सो दीज आर सोइल पार्टिकल्स। इसको मैं बनाता हूं, ये है सोइल पार्टिकल। एसपी, एसपी बोले तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नहीं, सोइल पार्टिकल्स। तो एसपी का मतलब है सोइल पार्टिकल्स। उनके बीच में मैंने बना दिया, उनके बीच में मैंने बना दिया एयर पार्टिकल्स। ये बेटा एयर, एपी का मतलब है, एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश, है ना। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश नहीं है, एयर, एपी का मतलब एयर पार्टिकल।
तो देखिए ये इतना बड़ा मैंने क्यों बना दिया भाई, उतना छोटा है। तो ये एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एयर पार्टिकल्स ये सारे, ठीक है ना। सोइल पार्टिकल के बीच में एयर पार्टिकल, तो एयर पार्टिकल्स डायरेक्ट रूट हेयर के अंदर चले जाते हैं। कौन सी प्रोसेस से, कौन से प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन करके इनकी यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इस कंसंट्रेशन से ये रूट हेयर के अंदर, रूट हेयर से फिर होते होते, रूट हेयर से होते होते ये ऐसे जाते रहते हैं। और जाना कहाँ है इनको? रेस्पिरेशन के लिए पूरी सेल्स के अंदर आके। तो इस तरह से रूट हेयर से बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्यों? बिकॉज रूट हेयर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब रूट हेयर हैं जो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर है, किससे? एयर पार्टिकल, जो कहाँ है? बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन दी सोइल पार्टिकल, सोइल पार्टिकल के बीच में जो एयर के पार्टिकल हैं, उन एयर के पार्टिकल के साथ रूट हेयर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, इसलिए वो सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं डिफ्यूजन से एयर पार्टिकल सीधे रूट हेयर में और फिर बॉडी के अंदर। तो इस तरह से हमने रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर दिया, किसके अंदर? रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर दिया इसके अंदर, हमने रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। हमने सबसे पहले ह्यूमन को पढ़ा, फिर हमने पढ़ा माइक्रोब्स को, अमीबा, पैरामीशियम को, और फिर हमने पढ़ा प्लांट्स को। तो प्लांट्स के अंदर लीव्स भी कर सकती हैं, लीव्स के थ्रू भी होती है, स्टेम के थ्रू भी होती है, रूट हेयर्स के थ्रू भी होती है। तो इस तरह से 3-4 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर हमने पढ़े। इस तरह से रेस्पिरेशन को हमने कंप्लीट कर लिया। बट लास्ट में मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, आपको उसका आंसर ढूंढना है कि अमीबा की बॉडी छोटी सी है ना, छोटी सी बॉडी, और ह्यूमन की बॉडी बहुत बड़ी है। अमीबा को भी ऑक्सीजन चाहिए, ह्यूमन को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ह्यूमन इतनी बड़ी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाता है? उसके पास ऐसा क्या खास है कि वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इतने अच्छे से कर पाता है? इतनी बड़ी बॉडी में, इतनी बड़ी बॉडी, ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए, और फिर भी कर पाते हैं। और प्लांट्स कैसे कर पाते हैं? तो इज देयर ए नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो किस तरह से अमीबा के अंदर फुलफिल होती है और किस तरह से बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन हो गए, जैसे प्लांट्स हो गए। तो इसका आंसर आपको ढूंढना है कि कैसे वो कर पाते हैं, और अगर ढूंढ लो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं तो बताऊंगा ही। तो आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। प्रैक्टिस से ही सक्सेस मिलती है। आप बार बार इन चीजों को पढ़ोगे तभी ये मेमोराइज होंगी। आप ये मत माइंड में आने देना कि नहीं गवर्नमेंट हमारे को एक्स्ट्रा टाइम देगी, लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट हमारे को एक्स्ट्रा टाइम देगी, हम उसमें कवर कर लेंगे। नहीं, जो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड कर देते हैं आज की चीजों को, वो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होते। तो सक्सेस का मूल मंत्र यही है कि आज और अभी करना है। तो आप वीडियो को कंटिन्यूसली वॉच कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।